मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10 का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? परिभाषा: वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणों वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। पहचान क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होने पर प्रायः ये परिवर्तन हो जाते हैं। क्या क्या परिवर्तन होगा? पहला परिवर्तन होता है अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट हो जाता है। दूसरा परिवर्तन होगा रंग में परिवर्तन होगा, यानी चेंज इन कलर। जो प्रोडक्ट या जो अभिक्रिया, जो अभिकर्मक और अभिकारक हम लोग लिए हैं उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। फिर तीसरा है तापमान में परिवर्तन, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर। गैस का उत्सर्जन ये चौथा है। चौथा परिवर्तन क्या दिखेगा हमें? गैस का उत्सर्जन होने लगता है। और पांचवा जो लास्ट है वो अवक्षेप का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सारे परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होने पर होते हैं या दिखाई देते हैं। अब है अभिकारक और उत्पाद, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अभिकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर आप A प्लस बी रिएक्शन करवा के AB बना रहे हैं तो A और B जो है ये दोनों हमारे अभिकारक हैं, यानी वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यानी लेफ्ट साइड में जो हम लोग लिखते हैं ना, लेफ्ट साइड में समीकरण के लेफ्ट साइड में जिनको भी लिखते हैं ये दोनों जो है अभिकारक कहलाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। और उत्पाद क्या हो गया? तो वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यहाँ पे AB जो है वो राइट साइड में लिखे हैं, इसीलिए इनको अभी उत्पाद कहा जाएगा। यानी वे पदार्थ जिनका निर्माण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अभिक्रिया होने के बाद होता है तो फिर वो बनते हैं, उन्हें ही राइट साइड में लिखा जाता है और उन्हें अब उत्पाद कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके संक्षिप्त रूप में दर्शाने की जो दर्शाना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों और प्रतीकों में दिखाने, प्रतीकों का उपयोग करके संक्षिप्त रूप से जो दिखाना होता है उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी अगर हम A प्लस B लिख रहे हैं और वो AB बन रहा है तो यहाँ भी A एक था, A का 1 मतलब एटम यूज़ किए तो यहाँ भी एक ही एटम बना, यहाँ पे भी 1 एटम B का यूज़ किए तो यहाँ भी 1 एटम B का बना। तो इस तरह से इस रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलन का महत्व क्या है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस, ये संतुलन करके क्या फ़ायदा होगा? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो फॉलो होता है। यानी संतुलन का महत्व ये है कि हमारे द्रव्यमान संरक्षण के जो नियम हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को संतुष्ट हो जाता है वो। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए ही समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। अगर पूछा जाए आपसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये तो था संतुलन का महत्व। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो देखते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है संयोजन अभिक्रिया, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, दो चीज़ मिला है और एक ही चीज़ बना है। यानी जब दो या दो से अधिक चीज़ मिलकर, अभिकारक दो या दो से अधिक मिलकर
एक ही चीज़ बनाएगा, यानी उत्पाद में केवल एक ही चीज़ बनेगा, प्रोडक्ट में एक ही चीज़ बनेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बिना बुझा हुआ चूना और जल को मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी दो चीज़ को मिलाए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी दो चीज़ को मिलाए तो एक ही चीज़ बना, बुझा हुआ चूना। इसे ही संयोजन यानी जुड़ने वाली अभिक्रिया कहा जाता है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद क्या है कि वियोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप ए बी सी को गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ये अभिकारक है और उत्पाद में आपका ए प्लस बी प्लस सी टूट के अलग अलग हो जाता है, तो इसे ही हम लोग वियोजन अभिक्रिया, वियोजन यानी डिकम्पोजिशन यानी टूटने वाली अभिक्रिया है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाते हैं, इन्हें ही वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यह कितने प्रकार की होती है, तो यह 3 प्रकार की होती है, यह 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं, पहला जो है, पहला प्रकार क्या है, उसमें वियोजन। दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन और तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। उसमें वियोजन बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन जो होता है उष्मा द्वारा होता है, यानी टूटने वाली अभिक्रिया तो है ही। वियोजन की अभिक्रिया का पहला रूप जो है उसमें वियोजन है, यानी उष्मा देकर अब अभिकारक को, यानी हमारे पास जो अभिकारक है, मान लीजिए ए बी सी हमारा अभिकारक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में जो वो टूटा, तो बेसिकली वो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी में क्यों टूटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे थे, तो हीट करने पे टूटा, यानी उष्मा देने पे टूटा, इसलिए इसको उसमें वियोजन कहा जाता है। अब इसके बाद सेकेंड जो है हमारा वो है विद्युत वियोजन, यानी अगर आप वियोजन की अभिक्रिया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है, यानी विद्युत द्वारा आप करवाते हैं, अगर आप विद्युत द्वारा उनको तोड़ते हैं, अभिकारक को जो उत्पाद में बदलना है, जो ए बी सी हमारा ए प्लस बी प्लस सी में टूटा था, तो वो विद्युत के द्वारा यानी विद्युत को उपयोग करके आप करेंगे अगर, तो उसको विद्युत वियोजन कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार था। अब तीसरा है हमारा प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, तो प्रकाशीय का मतलब है सूर्य के प्रकाश द्वारा अगर आप उपयोग करके वियोजन अभिक्रिया करवाते हैं, यानी उत्पाद अभिकारक जो है ए बी सी, उसको उत्पाद यानी ए बी प्लस सी में तोड़ते हैं, तो उसको प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझिए कि ए बी और प्लस सी अगर हम दो रिएक्शन करवाएं, ए बी को सी से रिएक्शन करवाएं, तो होगा क्या, ए सी मिल जाएगा और बी को अलग कर देगा। दैट मीन्स अभिकारक जो है अधिक क्रियाशील तत्व जो है कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसके जगह पे आ जाता है, यानी बी जो है अगर कम क्रियाशील है तो सी इसके स्थान पे आ गया है, यानी ए के साथ पहले बी था, अब ए के साथ अब जो है ए के साथ उत्पाद में ए के साथ सी आ जाता है, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है Fe, यानी आयरन को जब आप CuSO4 में डालेंगे तो होता क्या है, वो Cu को अलग कर देता है और FeSO4 बना लेता है। पहले तो SO4 के साथ कौन था, पहले तो Cu था, यानी कॉपर था SO4 के साथ, लेकिन ये कम क्रियाशील होने के कारण Fe क्या करता है, इसको डिस्प्लेस करके Fe इसको विस्थापित करके इसके जगह पे आ जाता है। तो ये था विस्थापन अभिक्रिया। अब इसके बाद क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये भी बहुत ईजी है। द्विविस्थापन में होता क्या है, इसी चीज़ को दो बार होता है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखते हैं कैसे होता है। अगर आप ए बी को रिएक्शन सी डी से करवाएंगे तो अभी क्या है, आपका ए के साथ बी का रिएक्शन है और अगला क्या है, सी के साथ डी का है, तो होगा क्या इसमें, अब ए के साथ सी जुड़ जाएगा और बी के साथ डी जुड़ जाएगा। हुआ क्या इसमें, ए के साथ सी जुड़ गया और बी के साथ डी जुड़ गया, यानी एक दूसरे का स्थान ये परिवर्तन कर लेता है। यानी अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होने की रिएक्शन जो है, होने की अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, Na2SO4 जब BaCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो Na2 जो है
जो अभी SO4 के साथ रिएक्शन में है अब क्या करेगा, वो Cl के साथ रिएक्शन में आ जाएगा, और Ba जो Cl2 के साथ था वो BaSO4 के साथ अब रिएक्ट हो जाएगा। यानी आयनों का आदान प्रदान हो गया, यानी अभिकारकों के बीच जो आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, उसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सिंगल माने विस्थापन अभिक्रिया, वो जो है उसी का ये डबल प्रोसेस है। मतलब उसमें एक बार होता था, इस वाले में एक बार होता था, इसमें ये 2 बार होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है? तो उपचयन, पदार्थों में ऑक्सीजन का जुड़ना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन ही उपचयन कहलाता है, और पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है उसी को उपचयन कहते हैं। यानी जब कभी कोई चीज़ में O2 जुड़ेगा दैट मीन्स उपचयन उसका हो गया, और जब कभी कोई चीज़ में हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको भी उपचयन ही कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, दोनों में उपचयन ही होगा उस पदार्थ का। तो इस तरह से उपचयन कंप्लीटेड हुआ। नाउ अब है अपचयन। अपचयन रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब भी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाएगा यानी ऑक्सीजन निकल जाएगा कोई पदार्थ से, तो उसको बोलेंगे अपचयन हो गया। और जब कभी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा यानी +H2 हो जाएगा, उसको बोलेंगे कि वो अपचयन उसका हो गया। तो रिडक्शन में जो होता है उपचयन का जस्ट अपोजिट होता है। पदार्थ में ऑक्सीजन हटता है और पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाता है। तो ये तो था उपचयन और अपचयन। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया पे। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शंस वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होगा यानी आधे पार्ट में उपचयन होगा और आधे पार्ट में रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हीं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स में आपको रिडक्शन भी शामिल है, रिडक्शन, और उसी में ऑक्सीडेशन भी शामिल है, ऑक्सीडेशन। इसी Re को OX से मिला के रेडॉक्स इसका नाम रखा गया है, रेडॉक्स। RED को यहाँ से RED को लिया गया है, REDOX ऑक्सीडेशन से लिया गया है, तो ये हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो, तो उसी को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो क्या है? दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव यानी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसमें क्या है? तो पहला जो हमारा संक्षारण वो पढ़ना है। संक्षारण होता क्या है? कोरोजन। कोरोजन क्या होगा? धातु का वायु, नमी या रसायन की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना। यानी कोई भी धातु अगर वायु, देखिए 3 चीज़ का होना जरूरी है, वायु, नमी और रसायन। जनरली 2 चीज़ से हो जाता है, कभी कभी 3 चीज़ भी होना जरूरी है। धातु का वायु, नमी या रसायन की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना, उसे ही संक्षारण कहा जाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला पड़ना, ये सारे संक्षारण के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो संक्षारण होगा क्या? धातु का वायु, नमी और रसायन की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होने के प्रोसेस को ही कोरोजन यानी संक्षारण कहा जाता है। दूसरा क्या है? विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हैं, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो हैं वो उपचयित होकर यानी ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, जिससे अप्रिय गंध और स्वाद वाला वो बन जाता है। यानी जब भी कोई चीज़ तेल का बना हुआ है या वसायुक्त हमारे घरों में है कोई खाद्य पदार्थ, तो वो उपचयित हो जाएगा। कुछ देर बाद वो ऐसे ही अपने आप वो उपचयित होकर ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, और उसमें उसकी जो टेस्ट है और स्मेल है वो ख़राब हो जाती है, अप्रिय गंध और स्वाद वाला हो जाता है। इससे बचने के लिए ही प्रतिऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं या नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप देखते होंगे चिप्स या लेज़ या कुरकुरे, ये सब जो पैकेजिंग वाला फूड होता है उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उनका जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ है वो सड़े ना या उसमें अप्रिय गंध या स्वाद ना हो जाए। इसे ही रैंसिडिटी यानी विकृत गंधिता कहा जाता है।
लॉट ऑफ थैंक्स, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर अगेन एंड अगेन, थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इतने सारे टॉपिक थे ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लॉट ऑफ थैंक्स।